जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स। बच्चों, साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम एंड साई बेसिक्स जूलॉजी एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स बोथ आर ब्रांचेज ऑफ दिस चैनल। ठीक है, जो लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं वो लाइफ साइंस साई बेसिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो साई बेसिक्स जूलॉजी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। जितने भी बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में या फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी में, वो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो जो बच्चे जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स उन्हें पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने 2 क्लासेस बेसिक्स के ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसमें सबसे पहला नाम आप जानते होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, ग्रीगर जोहान मेंडल का नाम। तो आज मैं इस वीडियो में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करने वाली हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ पहले भी कि मैं बच्चों प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। मीन्स जो बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मेरा जो कंटेंट है वो उसी तरह से मैं तैयार करती हूँ कि ताकि आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लीजिए और आपको प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए प्रिपरेशन हो जाए अच्छी से। अगर यूपीपीएससी की बात की जाए, अगर कोई बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा होगा और बॉटनी या फिर जूलॉजी के लिए सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा, तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 8 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल्स ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो उन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? पाइसम सेटाइवम के नाम से। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका? पाइसम सेटाइवम। और जनरल नेम क्या है? तो गार्डन पी के नाम से जानते हैं। ये जो हरे हरे मटर आप ठंड के दिन में यूज़ करते हैं, अब तो गर्मी में भी फ्रोज़न मटर मिलने लगा है फ्रिक्वेंटली, तो उसी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है बच्चों, तो ग्रीगर जोहान मेंडल 1822 में इनका बर्थ हुआ था और 1884 में ये एक्सपायर कर गए थे। एंड ये कौन थे? तो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, एन ऑस्ट्रियन मॉन्क नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और ये बायोलॉजिस्ट थे भी नहीं, ये मैथमेटिशियन थे। इसी वजह से इन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो भी डेटा दिया था वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पर दिया था। ठीक है, कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो एक सीरीज़ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। सोचिए आप, उनका पेशेंस लेवल कितना अच्छा होगा। आजकल के बच्चे तुरंत एक ही दिन में घबरा जाते हैं कि नहीं, मैंने ये काम किया तो मुझसे हुआ क्यों नहीं। नहीं, किसी भी काम को करने के लिए और उसका रिज़ल्ट अच्छा पाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे देख रहे हैं रील स्क्रॉल करते जाते हैं, तो रील से कभी आप कॉन्सेप्ट गेन कर पाइएगा? नहीं। उसके लिए आपको डिटेल वीडियो अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। सिर्फ रील से आप कॉन्सेप्ट नहीं गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हर एक वीडियो में कि पहले आप डिटेल वीडियो सुना करिए, तब आप शॉर्ट्स पे जाए कीजिए। ठीक है, तो मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग पी प्लांट पाइसम सेटाइवम। आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि कोई भी बॉटेनिकल नेम या फिर जूलॉजिकल नेम तो उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ये एक नियम होता है टेक्सोनॉमी, जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ही शोड दैट ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ट्रेट को ही कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट एक ट्रेट हो गया, सीड शेप एक ट्रेट हो गया, और उसी ट्रेट को क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। तो ही शोड दैट ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इन्होंने ही बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ ट्रेट या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आप अपने मदर और फादर से लेके आए हैं। आपके मदर और फादर आपके दादाजी से लेके आए होंगे। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसी को मेंडल्स ने क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, या फिर फंडामेंटल लॉज, ही रिवील्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वैसे तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत से बुक में मेंडल्स के 3 लॉज दिए गए हैं।
लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अब जो लॉज ऑफ डोमिनेंस है वो अब लॉज ऑफ डोमिनेंस के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि उसके एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं। इसके बाद जो मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि उसके भी एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं। तो अब उसको लॉज ऑफ डोमिनेंस नहीं बोला जाता है, उसे हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंस आप बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आप बोल सकते हैं। तो अब 2 ही लॉज रह गए हैं, कौन कौन से? लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 लॉज यूनिवर्सल लॉज के नाम हैं। इस वजह से अब जो रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आपको अगर मेंडल्स लॉज की बात की जाए तो आप इन्हीं 2 लॉज के बारे में पढ़िए, कॉन्सेप्ट गेन करिए। बाकी लॉज ऑफ डोमिनेंस जो है वो अब हाइपोथेसिस हो चुका है, क्योंकि उसके एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब उनके एक्सेप्शंस हैं। इस वजह से अब वो लॉज नहीं रह गया है। इस वजह से आप हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फर्दर स्टडीज़ का मतलब फर्दर डिटेल वीडियो के पार्ट होंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज मेंडल्स लॉज एंड दीज लॉज आर, एक तो है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगी। बट हिज वर्क वॉज लार्जली इग्नोर्ड। जब ये काम कर रहे थे पी प्लांट पे तो उनके काम को इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि वो एक्चुअली में मैथमेटिशियन थे। तो वो कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा लेके आए थे। उस समय लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आता, तो लोग उन्हें इग्नोर कर दिया करते थे। बट देन इन 1900 देयर वर्क वॉज इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाय 3 बायोलॉजिस्ट। इन्होंने जो काम किया था और जो रिजल्ट दिया था वो फिर से रीडिस्कवर किया गया, दोबारा से रिसर्च किया गया। कब? 1900 में। और इनका डेथ कब हो चुका था? 1884 में ही ये एक्सपायर कर चुके थे। जब तक ये काम किए तब तक इनके काम को इग्नोर कर दिया गया था। 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग बायोलॉजिस्ट जो थे, ऐसा नहीं था कि तीनों ने मिल के काम किया था, इंडिपेंडेंटली काम किया था। और तब उनका भी जो रिज़ल्ट सेम ही आया था जो मेंडल्स का आया था। और तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल का जो रिज़ल्ट आया था वो बिल्कुल सही था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम पे आज वर्क कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिले ही, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको घबराना नहीं है। वो कौन कौन से बायोलॉजिस्ट थे? तो सबसे पहले ह्यूगो डे वरीज, हॉलैंड के रहने वाले थे। कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिश शर्मार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को। अब बच्चों, आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाना नहीं आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के आप स्टूडेंट तो हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल एक रफ स्केच बनाइए पी प्लांट का, जैसा मैंने बीच में बनाया है। सपोज कीजिए ये क्या है, पी प्लांट है, इसमें लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और सब कुछ है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को मैं भी आपको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले अभी मैं थोड़ा सा मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया और इनका जो रिज़ल्ट था, इतना अच्छा रिज़ल्ट जो आज भी आप पढ़ रहे हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके पीछे क्या कारण था वो मैं पहले डिस्कस करती हूँ। तो ही चूज़ पाइसम सेटाइवम बिकॉज इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट। मटर की खेती करना बहुत आसान होता है, इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स एक ही प्लांट पे आपको मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी दोनों प्रेजेंट थे, इस वजह से उनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना ज़्यादा आसान पड़ा था, ठीक है। एंड इजी हाइब्रिडाइजेशन, ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही मीन्स पाइसम सेटाइवम को ही चूज़ किया था। रीज़न फॉर हिज सक्सेस, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है बट उन्हें हर एक साइंटिस्ट को सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो इनका क्या रीज़न था, ऐसा क्या रीज़न था जो ये सक्सेस इन्हें प्राप्त हुई थी? तो ही चूज़न प्योर पी प्लांट्स, इन्होंने बिल्कुल प्योर पी प्लांट्स, और प्योर इम्प्योर ये सब क्या है ये मैं फर्दर बताऊंगी, अभी आप इतना समझिए कि ये बिल्कुल प्योर पी प्लांट चूज़ किए थे, कोई भी उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं था। तो ही चूज़न प्योर पी प्लांट। बाइसेक्सुअल जो मैंने अभी बताया, एनुअल मीन्स साल में एक बार तो सीज़न
ठंड के समय में मटर का आ ही जाता है, ठीक है। वन कैरेक्टर स्टडीड एट अ टाइम, इन्होंने क्या किया था, स्मार्टली एक ट्रेट या फिर एक कैरेक्टर को ही एक सीज़न में स्टडी किया था। इन्हें 7 साल लगा था और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था। तो शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर एक साल ये एक ट्रेट या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक पे काम किए होंगे। इस वजह से इन्हें 7 ईयर्स लगा अपने एक्सपेरिमेंट और रिज़ल्ट को बताने में, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, सब इकट्ठे बहुत सारा काम कर लेते हैं, यहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, फेस्टिवल भी मना लेते हैं, सब कुछ। सो नहीं, इन्होंने क्या किया था कि एक टाइम पे एक ही ट्रेड को लिया था। जैसे कि इस सीज़न में अगर प्लांट के हाइट की या फिर स्टेम के हाइट की बात करें तो टॉल और ड्वार्फ जो कैरेक्टरिस्टिक आगे आप पढ़ते हैं, प्लांट हाइट ही लिया था। दूसरे सीज़न में इन्होंने क्या किया, सीड शेप ले लिया। तीसरे सीज़न में सीड कलर ले लिया। चौथे सीज़न में फ्लावर कलर। तो मतलब मीन्स एक सीज़न में एक ही ट्रेड, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे इन्होंने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, ठीक है। तो इनका सक्सेस होने का सबसे मेन रीज़न था वन कैरेक्टर स्टडीड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर पे इन्होंने स्टडी किया था। जीन्स आर नॉट लिंक्ड, जीन्स क्या होता है, एलील क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। जीन्स जो थे वो लिंक्ड नहीं थे, मीन्स वो अनलिंक्ड थे। अब लिंक्ड और अनलिंक्ड अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ तो आप देखिए, ये मैं एक ही क्रोमोसोम बना रही हूँ, बिफोर रेप्लिकेशन वाला। बिफोर रेप्लिकेशन क्या होता है, आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है। तो अगर यहाँ पर कोई जीन है, ठीक है, तो दूसरा जीन जो है वो इन्होंने यहाँ लिया था, बिल्कुल पास पास नहीं लिया था, क्योंकि ये जो पास पास अगर लेते तो इनका रिज़ल्ट बिल्कुल जो ऐसा रिज़ल्ट अभी आया है हमारे सामने वैसा रिज़ल्ट नहीं आता। तो इन्होंने क्या किया कि ये जीन जो लिया और ये जीन जो लिया, तो उसका जो डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस इन्होंने ग्रेटर देन 50 सेंटीमॉर्गन रखा, ताकि वो जो जीन है, अगर सपोज कीजिए ये वाला जीन टॉल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है और ये वाला जीन सीड के राउंड शेप को शो कर रहा है, तो दोनों के जीन का जो डिस्टेंस है वो आपस में लिंक्ड नहीं था, अनलिंक्ड था। लिंक्ड नहीं था, इसका क्या मतलब कि अगर यहीं पर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक ये ले लेते तो दोनों का डिस्टेंस बहुत कम होता, लेस देन 50 सेंटीमॉर्गन था, तो उतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इनके सक्सेस होने का एक कारण ये भी था कि ये दोनों जीन, ये अगर टॉल कैरेक्टरिस्टिक है और ये अगर सीड का शेप राउंड है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन 50 सेंटीमॉर्गन था, और इस वजह से क्या बोला गया, जीन्स आर अनलिंक्ड। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे पहला 2 वीडियो देखे होंगे तो जीन्स और एलील ये सब मैंने समझा दिया है। इसी वजह से बच्चों जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिन्हें क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो जीन्स आर नॉट लिंक्ड चूजन बाय एलेलिक ट्रेट और कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या किया, क्या चूज़ किए थे, तो बाय एलेलिक मीन्स अब जैसे टॉल कैरेक्टरिस्टिक है तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर अगर राउंड सीड है तो कैपिटल आर मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक को 2 एलील के थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये कुछ रीज़न थे, किस चीज़ के, रीज़न फॉर हिज सक्सेस। मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, ठीक है, हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक बहुत ही अच्छी बात थी कि इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। मीन्स अगर कोई टॉल कैरेक्टरिस्टिक है तो दूसरा एकदम एक्सट्रीम पे जाके क्या है, ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ के बीच का किसी कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने नहीं चूज़ किया था, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कौन कौन था, प्लांट हाइट हो गया, सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक थे, 7 ट्रेट थे, जिस पर स्टडी करने में इन्हें 7 ईयर्स लगा था और रिजल्ट आउटपुट देने में, ठीक है। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था या फिर ट्रेट क्या था, तो स्टेम हाइट। स्टेम हाइट क्या था, इन्होंने क्या लिया, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल जो था वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था, और ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था। तो टॉल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक और ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, दोनों एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था ना, बीच का कोई वो तो नहीं था कि हाँ चलो ठीक है मीडियम हाइट भी ले लेते हैं, नहीं,
बिल्कुल एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक टॉल अगर है तो दूसरा बिल्कुल ड्वार्फ है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सीड शेप, तो राउंड और रिंकल्ड लिया था। राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था और रिंकल्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था। सीड कलर कैसा था, तो सीड कलर आपका येलो एंड ग्रीन, येलो आपका डोमिनेंट था और ग्रीन आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो था, ग्रीन आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड येलो। पॉड शेप क्या था, तो इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड था। तो इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड मटर बिहार में जैसे बोलते हैं, छीमी के नाम से भी जानते हैं, तो ये कैसा था। अब देखिए ये ऐसा आप बिल्कुल इस तरह से बीच में इस तरह मटर के दाने होते हैं ना, तो ये भरा भरा अगर है मटर के दाना तो ये क्या है आपका इनफ्लेटेड है। और कंस्ट्रिक्टेड बीच में यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप देखते होंगे मटर का कोई जो पॉड है वो ऐसा होता है सिकुड़ा हुआ, कंस्ट्रिक्टेड। तो इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप था। फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट था और फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल था। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक की बात तो इन्होंने की थी, बट आप याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, तो एक तो हो गया स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सीड मीन्स सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड एंड सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पॉड का कलर और पॉड का शेप। पॉड का कलर कैसा, ग्रीन और येलो, एंड पॉड का शेप कैसा, इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक में चौथा कौन सा लिया था, फ्लावर मीन्स पहला स्टेम लेंथ, दूसरा सीड, तीसरा पॉड और चौथा फ्लावर। इसी में इन्होंने स्टेम का लेंथ ले लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ, दूसरा सीड का शेप और कलर, तीसरा पॉड का शेप एंड पॉड का कलर, और चौथा फ्लावर का कलर और फ्लावर पोजीशन। 2 2 4 2 6 ये तो तीनों पॉड, सीड और फ्लावर में आ गया, और एक आपका स्टेम लेंथ। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक तो याद रहेगा अब आपको आसानी से। अब जैसे सीड कलर है तो येलो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया और ग्रीन रिसेसिव। आप जो हरे हरे मटर खाते हैं ना वो एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। आप जो चूज़ करते हैं मटर खरीदने जाते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन मंगाते हैं तो ग्रीन मटर चूज़ करते हैं, वो एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या हो गया, सीड का कलर। सीड का शेप कैसा है, तो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा पॉड कलर में पॉड का कलर हरे हरे मटर के जो छीमी जिसे मैंने आपको बताया हमारे बिहार में बोला जाता है मटर की छीमी, तो हरे हरे आप चूज़ करके लेते हैं, येलोइश वाला थोड़ी लेते हैं। तो वो क्या हो गया, ग्रीन एंड येलो। पॉड शेप हो गया इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड एंड फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ये हो गए मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाऊंगी क्या होता है, क्योंकि अब उसके एक्सेप्शनल केसेस आ चुके हैं, इस वजह से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं कहेंगे, आप हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन सा लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लिया गया था, किस लॉ में एक्सेप्टेबल था और किस में आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया था, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज़ किया था, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेट को लिया था, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को कैसे आपको लिखना है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये सारे वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट 3 to 4 डेज़ मैं जो है सो हाई फीवर से सफ़र कर रही थी, इस वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड होते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।